फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना एक हिस्सा उस जगह छोड़ आई हूँ जहाँ मैं कभी पलट कर नहीं जा सकती। उम्र दराज होने का मतलब है धीरे धीरे भूलते जाना, नक्शों को मिटा खाली आईना हो जाना। वो बचपन वाली आंखें कहाँ हैं? वो 30 साल पुरानी डरी सहमी आंखें, वो आंखें जिन्होंने मुझे गढ़ा। जिंदा रहना माने बिना प्यास के चश्मे तलाशना। मेरा वजूद दूसरों की जिंदगी उनके दिलो दिमाग में समा जाने के लिए है। लिखते हुए मैं अपने भीतर नहीं देखती, मैं अपनी यादों के भीतर देखती हूँ। उसे पकड़े रहने की कोई वजह नहीं जो छूट गया। मुझे उन चीज़ों के बारे में लिखने में कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि जब मैं उन्हें लिख रही थी मैं उन्हें देख सकती थी। यह पल उन्हें उस पल से अलग कर रहा था जब वे पढ़े जाते। तब मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी, मेरी मृत्यु हो सकती थी, कोई जंग हो सकती थी या कोई क्रांति। यह देरी मेरा आज लिखना संभव बनाती है। ऐसे ही मैंने 16 की उम्र में चिलचिलाती धूप झेली थी। 20 में डूबकर प्यार किया था, नतीजों की परवाह किए बगैर। मेरी माँ का अंतिम वाक्य था, मैं अंधेरों में शेष हुई। साल 2022 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित फ्रेंच लेखिका एनी आर्नो का जन्म नॉर्मंडी के एक छोटे सी गांव इक्तो में हुआ, जहां उनके माता पिता परचून की दुकान और कैफे चलाते थे। उस छोटे से गांव से साहित्य के नोबेल तक का सफर बहुत उतार चढ़ावों से भरा रहा, जिन्हें एनी अपनी स्मृतियों में दर्ज करती रही। बाद में वही स्मृतियां उनके साहित्य सृजन का आधार बनी।
नोबेल समिति के अनुसार यह पुरस्कार उन्हें उस साहस के लिए दिया गया जिसके साथ वे अपने संस्मरणों में अपनी जड़ों, सामाजिक अलगाव और सामूहिक अवरोधों को उघाड़ती हैं। एनी की वेबसाइट पर उपलब्ध यह कथात्मक अंश मूलतः एक जर्मन संग्रह भाई रीड में प्रकाशित हुआ था। कई साल पहले मेरा एक कजिन मेरी बीमार माँ को देखने शहर आया और इसी दौरान वो मेरे घर भी आया। बैठक की दहलीज पर कदम रखते हुए वो जड़वत और स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि उसकी आंखें किताबों की उस अलमारी पर टिकी थीं जिसने सामने की दीवार को पूरी तरह से घेर रखा था। उसने थोड़ी सी हैरानी और अविश्वास के साथ सहमे अंदाज में मुझसे सवाल किया, क्या तुमने इन सबको पढ़ लिया? हाँ, तकरीबन, मैंने जवाब दिया। तो उसने ऐसी खामोशी बेजारी से सिर झटका मानो ये कोई भारी जतन का काम हो। वैसे जतन का काम तो था, खासतौर पर तब जब उसे मेरी योग्यताओं और किताबों को दरकिनार करना था। क्योंकि उसे तो 14 की उम्र में ही स्कूल छोड़कर जहाँ मिल सके वहाँ काम पकड़ लेना पड़ा था। मुझे याद है उसके पास बल्कि उसके परिवार में किसी के भी पास किताबें नहीं थी। मैंने उसके घर में केवल एक किताब देखी थी और वो थी कॉमिक बुक टार्जन। मैं अपने कजिन के साथ घटे उस दृश्य को अक्सर असहजता के साथ याद करती हूँ। उस पल के भीतर एक गुस्सा या खींच छिपी है। ऐसा ही एक वाकया और है। तब मैं 16 या 18 के बीच रही होंगी। किसी भी बात में दिलचस्पी ना लेने और पेरिस नॉर्मंडी न्यूज़पेपर पढ़ते रहने के लिए एक रोज़ मैंने अपने पापा को झड़का। अपनी इकलौती बेटी की बेचैनी के प्रति अमूमन बेहद शांत रहने वाले मेरे पापा ने उस रोज़ सख्ती से जवाब दिया, किताबें तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मुझे जीने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। तब से पापा के कहे ये शब्द मेरे साथ खिंचे चले आ रहे हैं। वे मेरे भीतर कहीं गहरे जम गए हैं, जैसे कोई दर्द या अझेल सच्चाई। मैं समझ सकती हूँ कि पापा की बात का क्या मतलब था। अलेक्जेंडर ड्यूमा, फ्लावेयर या कामू को पढ़ना एक कैफ़े के मालिक के तौर पर उन्हें उनके काम में या ग्राहकों के साथ रोज़मर्रा की किचकिच में कोई व्यावहारिक मदद नहीं दे सकता था। लेकिन दूसरी ओर कहीं न कहीं वे ये जानते थे कि वे मेरे भविष्य को लेकर जो सपने देखते हैं या जो उम्मीदें पाले हुए हैं, उनमें किताबें कितना वज़न रखती हैं या एक ऊंचे सामाजिक संसार के द्वार खोलने में
कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। मैं ये सब समझती थी, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं यह सोचने से इनकार करती हूँ कि किताबों की दुनिया के दरवाजे मेरी माँ सहित उन लोगों के लिए हमेशा बंद रहेंगे जो मेरे सबसे निकट थे, मेरे सबसे प्रिय। पापा के कहे हुए शब्द उनके खेतों में काम करने वाले उस 12 साल के लड़के और मेरे बीच बसी दूरी और अलगाव को सही सिद्ध कर रहे थे। यह कुछ ऐसा था मानो वे मेरी ओर पीठ करके खड़े हों। वे ठीक उसी तरह से मुझे आहत कर रहे थे जैसे शायद मैं उन्हें करती थी। कागजों पर उभरे शब्दों को पढ़ना उनके और मेरे बीच का एक घाव था, एक साझा घाव। जब मैं किताबें पढ़ने के लिए वजह ढूंढती थी, पापा के कहे ये शब्द एक व्यक्तिगत और असंभव प्राय चुनौती की तरह पलटकर मेरे सामने आ खड़े होते थे। नहीं, जीने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन मैं हमेशा पढ़ने के लिए जीती रही। यहाँ तक कि जिंदगी के उन अंधेरे लम्हों में भी जब शब्द नाकाफी होते हैं, तब भी मैं खुद को किताबों से अलग नहीं रख पाई। मैंने 6 साल की उम्र में ही पढ़ना सीख लिया था। कागजों पर लिखे शब्द मुझे अपनी ओर खींचते थे। डिक्शनरी से लेकर बच्चों के लिए लिखी गई उन किताबों तक जो भी मेरे बोध, मेरी समझ के दायरे में समा सकती थी। उन दिनों किताबें महंगी हुआ करती थी और मेरे लिए वो कभी पर्याप्त नहीं हुई। मैं अक्सर किताबों की दुकान पर काम करने का सपना देखती थी ताकि सैकड़ों किताबें मेरी पहुंच में आ सकें। किताबें पढ़ने से मिलने वाली खुशी अलग ही होती थी। अलावा इसके किताबें मेरे खेल में भी भूमिका निभाती थीं। वे अक्सर मेरे भीतर किसी कहानी के पात्र की कल्पना जगा देती थी और मैं कभी जर्मन उपन्यास की नंगे पैरों वाली लड़की, कभी ओलिवर ट्विस्ट, कभी डेविड कॉपरफील्ड सहित न जाने कितने चरित्र अपने भीतर लिए जीती थी। हालांकि स्मृति और चेतना से जुड़ी बाध्यताएं मुझे ये याद करने से रोक रही हैं कि मैंने किस उम्र में कथानायकों की तरह व्यवहार करना बंद किया था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे भीतर सेक्सुअल चेतना और बोध जगाने में किताबों ने कितनी अहम भूमिका निभाई। मिसाल के तौर पर 12 की उम्र में पढ़ी गई डेविड द फ्लैश ने मुझे मेरी इरोटिक जिज्ञासाओं के साथ खेलना सिखाया। मुझे आज भी चित्रों और चलचित्रों की तुलना में शब्द ज्यादा तेज और ज्यादा गहरी उत्तेजना जगाते मालूम होते हैं। पापा के कहे शब्दों ने मेरे भीतर विद्रोह कर दिया था। मेरे लिए पढ़ना विकल्पों की तलाश का साधन बन गया। मैं भ्रम की स्थिति में कुछ तलाश रही थी। मैं इमोरलिस्ट
द रिबिल जैसे जादुई शीर्षकों के बीच भटक रही थी कि कब कोई किताब मुझे आगे धक्का दे या मेरी मुट्ठी में नया विचार रख दे। पंद्रह की उम्र तक द क्वेस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट, द रोड टू फ्रीडम, द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग ने मुझे जीवन की समझ दे दी थी, मुझे जीने का ढंग सिखाया जो बाद में मेरे जीवन में प्रकट हुआ। स्त्री होने का अर्थ जानने की मेरे भीतर जो इच्छा थी उसने मुझे सिमोन और वर्जीनिया जैसी स्त्री लेखिकाओं की ओर मोड़ा। ये एक दौर था। ये एक दौर था, एक सीक्रेट डायरी में उनकी बातों को किसी सत्य की तरह लिखने का और इस बात के निश्चित हो जाने का कि कुछ बातों का अनुभव करने वाली मैं अकेली नहीं। दो चेहरे और हैं जो मेरी सोच, मेरी भावनाएं साझा करते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात थी, या कुछ नहीं तो कम से कम जीवन के लिए एक सांत्वना तो थी ही। डायरी के पन्नों में जुड़ती हर नई सूक्ति मुझे अपने ही अस्तित्व के स्वीकार जैसी लगती थी और पिता के शब्दों के खिलाफ विद्रोह जैसी। अपने जीवन के उस बिंदु पर अनजाने ही मैं उस विरोधाभास के मध्य जा खड़ी हुई जिसका प्रतिनिधित्व किताबें करती हैं। पढ़ना मुझे अपने लोगों से, उनकी जुबान से अलग कर रहा था। यहाँ तक कि मैंने खुद को उन शब्दों में अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया था जो उनसे अलग थे। लेकिन इस आदत ने मुझे उन लोगों से जोड़ा जिनके साथ मैं खुद को आइडेंटिफाई करती थी। शब्द हमें अलग करते हैं और जोड़ते भी हैं। वे कभी हमें हैरी पॉटर जैसे समूचे काल्पनिक संसार में ले जाते हैं, तो कभी निपट उगड़ी हुई सामाजिक ऐतिहासिक सच्चाइयों के सामने। किताब जीवन जीने के उस ढंग में संवेदना की राह खोलना है जिस ढंग से आज लोग जी रहे हैं, ये चीजों को धारण करते हैं। मसलन मैं बचपन से ही नाजियों के बारे में जानती थी, लेकिन क्रिस्टा वुल्फ की किताब अ मॉडल चाइल्डहुड ने मुझे बताया कि नाजियों के बीच कहाँ थे और उनकी जड़ें कैसे फैली। मैं जानती हूँ कि किताबें अब उस तरह ज्ञान का स्रोत नहीं रही जैसी वे मेरे लिए हुआ करती थी, या गुजरे ज़माने में दूसरों के लिए। औरों की तरह अब मैं शब्दकोश नहीं पलटती, बल्कि इंटरनेट स्क्रॉल करती हूँ, सामाजिक मुद्दों पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ। किताबों की तरह ही उनसे अपने हिस्से की जानकारी, अपने हिस्से की खुशी और अपने हिस्से का पलायन सहेज लेती हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि किताबों की जगह कोई नहीं भर सकता। हालांकि कई साल पहले
मैंने अपनी डायरी में यह भी लिखा था, जिन उदासियों से मेरा सामना हुआ उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि कोई भी किताब उस चीज़ को समझने में मेरी मदद नहीं कर सकती जिससे मैं गुजर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं खुद भी कभी ऐसी कोई किताब नहीं लिख पाऊंगी। जब मैं छोटी थी, पापा मुझे एक पब्लिक लाइब्रेरी में ले जाते थे जो केवल इतवार को खुलती थी। जब हम पहली बार वहां गए तो मेज़ के उस ओर बैठे आदमी ने हमसे पूछा कि हमें कौन सी किताब चाहिए। हमें तो इस बाबत कोई आइडिया ही नहीं था। तब उस आदमी ने मेरे लिए कोलंबा और मेरे पापा के लिए मोपांसा की द रोज किंग ऑफ मैडम हसन निकाली। ये इकलौती किताब थी जिसे मैंने उन्हें रसोई घर की मेज पर पढ़ते देखा था। मुझे लगता है कि मेरे लेखन का अंतिम लक्ष्य या मुझे लिखने के लिए उकसाने वाली इकलौती शक्ति वही थे। माने मुझे उन लोगों के द्वारा पढ़ा जाना है जो नहीं पढ़ते।